नहीं सर एकदम ठीक है मैं एकदम फोकस ओके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लास्ट दिन साथ लास्ट दिन वाली बात करवा दीजिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है फैराडेज लॉ पहले पढ़ना इसमें से पढ़ना पड़ेगा तो फैराडेज लॉ क्या कहता है दो लॉज है पहला लॉ कहता है कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो फिर एक सर्किट में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा E इज प्रोपोर्शनल टू d phi m dt ठीक है प्रोपोर्शनल हाँ यह है इंड्यूस्ड ईएमएफ और यह है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स और नंबर 2 होगा द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी सच दैट it will oppose the cause producing it इसको कहते हैं हम लेंजेस लॉ इस सेकंड पार्ट को जो है उसे हम कहते हैं लेंजेस लॉ फैराडेज लॉ का ही सेकंड पार्ट को हम कहते हैं लेंजेस लॉ की पहला है कि अगर एक सर्किट में एक ऐसा कॉइल वाला सर्किट है उस सर्किट में अगर मैंने यहाँ पे एक मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अगर इसके पास लेके आऊंगा तो क्या होगा ये जो मैग्नेटिक फील्ड है जो नॉर्थ पोल से निकल रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूअसली चेंज होगा अगर मैं मैग्नेट को स्टेशनरी रखता हूँ तब इस सर्किट के पास जो मैग्नेटिक फील्ड है जो इस नॉर्थ पोल से निकल रहा है इस बार मैग्नेट से निकल रहा है जो मैग्नेटिक फील्ड वो चेंज नहीं होगा तो तब कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं रहेगा और अगर मैं मैग्नेट को मूव कराता हूँ आइदर मैं सर्किट के पास ले जा रहा हूँ कॉइल के पास लेके जा रहा हूँ या फिर मैं इसे दूर लेके जा रहा हूँ बोथ केसेस में यहाँ इस मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होगा कहाँ पे इस कॉइल के आसपास ख्याल देखो यहाँ ये जो पॉइंट है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का एक पर्टिकुलर वैल्यू है अगर ये मैग्नेट यहाँ पे स्टेशनरी है तो पर अगर मैं इसे पास लेके जाऊँ ये मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा इंक्रीज होगा और मैग्नेट को अगर दूर लेके जाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा डिक्रीज होगा तो क्या हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड जो है जो इस कॉइल के आसपास है इस मैग्नेट के लिए वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है अब मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया जो phi m है वो से हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स वो है b इनटू a मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया ठीक है तो अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ दो केस हो सकते हैं फ्लक्स दो हालत में चेंज हो सकता है अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ तब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा अगर एरिया चेंज हुआ मैग्नेटिक फील्ड फिक्स्ड है पर एरिया चेंज हुआ तब भी हम लोग का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा जब भी कोई मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज आएगा तभी क्या होगा एरिया बोलने से क्या है सर एरिया का मतलब है ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है यहाँ का इसी को हम कह रहे हैं एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया तो सर वो छोटा बड़ा है ना छोटा बड़ा हो सकता है हाँ अगर करें अगर हम कॉइल को अगर छोटा बड़ा कर सकते हैं एरिया अगर चेंज हो अगर हम लोग इस मैग्नेट को फिक्स करके पर अगर इस कॉइल को अगर किसी तरह से हम साइज बड़ा कम करें तब हाँ बट मैग्नेट जो है वो फिक्स रहेगा तब भी हम लोग का देखेंगे कि इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है अगर हम कॉइल को मूव करें तब भी होगा मतलब किसी भी हालत में फ्लक्स क्योंकि अगर कॉइल को मूव करते हैं तो ये पॉइंट हट रहा है इस पॉइंट का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका वैल्यू कम हो जाएगा ये जो पॉइंट है जो शायद इस कॉइल के सेंटर में है अगर हम कॉइल को मूव करते हैं तब क्या होगा ये कॉइल पीछे ये पॉइंट दूर जाएगा मैग्नेट से यानी यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड भी कम होगा एनी हाउ अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स दो हालत में चेंज हो सकता है अगर फील्ड चेंज हुआ या फिर अगर एरिया चेंज हुआ ठीक है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा अगर विद टाइम तभी हमें लोगों को इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा और अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ तैयार हुआ तो क्या होगा ये जो सर्किट है सर्किट में करंट फ्लो होगा जिसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट और गैल्वेनोमीटर में हम लोग डिफ्लेक्शन देख पाएंगे ठीक है तो फिर ये जो सर्किट है इसमें कोई बैटरी नहीं है एक कॉइल है और तार से हम गैल्वेनोमीटर में कनेक्ट कर दिया है कोई बैटरी नहीं है तो करंट जाने की कोई हालत कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है पर अगर हम एक मैग्नेट को पास करते हैं मूव कराते हैं मैग्नेट के ये कॉइल के पास हम लेके आते हैं तब हम देखेंगे कि डिफ्लेक्शन हो रहा है यानी सर्किट में करंट दौड़ रहा है तो ये करंट कहाँ से आया
करंट को लाने के लिए एक ईएमएफ चाहिए, बट यहाँ पे कोई बैटरी नहीं है, तो हम कहेंगे कि तो फिर इस कॉइल में ही एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, तैयार हो रहा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इस कॉइल के यहाँ पे आ रहा है, उसके कारण ही करंट फ्लो हो रहा है। तो यही था फैराडेज लॉ, और इसी के कारण जनरेटर तैयार हुआ है। जनरेटर में क्या होता है, मैग्नेट, हम लोग मैकेनिकल एनर्जी से करंट तैयार कर रहे हैं, ये भी वही है। देखो एक मूव करना है सर, वो डीजल के थ्रू या फिर कोई भी फ्यूल मैकेनिकल, अगर तुम हाथ से भी घुराओ तब भी तुम करंट पा सकते हो। अगर पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है, वो जो डैम में जैसा होता है, टरबाइन घुमा सकते हो, वहां से भी करंट। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है, फैराडेज लॉ के कारण ही जनरेटर आविष्कार हुए हैं। तुम लोग को किसी तरीके से विंड मिल हो या फिर स्टीम, जो स्टीम टरबाइन या फिर डायनामो जनरेटर, बस फ्लक्स चेंज होना चाहिए सर। हाँ, मतलब वहां पे तुम्हें फ्लक्स को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें मैग्नेट को पास करना पड़ेगा दूर से। तो इसी तरह से तुम यहाँ पे मोशन कर रहे हो, तुम्हें ये जो मैकेनिकल फोर्स तुम लोग अप्लाई कर रहे हो, वो मैकेनिकल फोर्स से ही मतलब ये तुम मैकेनिकल वर्क कर रहे हो, ठीक है। और उस मैकेनिकल वर्क के कारण ही इस सर्किट में करंट जा रहा है, तुम्हारा मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। मतलब सर वो एक मैग्नेट होता है जिसको घुमाते हैं। एक्चुअली बोल रहा हूँ, एक सेकंड। हाँ सर, सब जगह बोलता ये बात समझ में आ गया तो। अच्छा, अब लेंजेस का क्या कह रहा है, लेंजेस का कह रहा है कि ये जो जब मैं मैग्नेट को पास लाऊंगा तो करंट का जो इंड्यूस्ड करंट है ये इस तरीके से फ्लो करेगा कि हम लोगों के जो कॉइल है, कॉइल के यहाँ पे नॉर्थ पोल क्रिएट होगा और यहाँ पे साउथ पोल क्रिएट होगा। ये तो जानते हो कि अगर एक कॉइल में करंट पास होता है तो उसका एक साइड में नॉर्थ पोल और दूसरे साइड में, मतलब वो सोलेनॉइड की तरह काम करता है। नॉर्मल कॉइल में अगर हम एक बैटरी कनेक्ट कर दे, यहाँ पे अगर हम मैग्नेट ना रख के यहाँ पे गैल्वेनोमीटर की जगह पे एक बैटरी कनेक्ट कर दे और यहाँ पे करंट फ्लो हो, तो फिर ये कॉइल एक सोलेनॉइड की तरह काम करेगा, मतलब एक बार मैग्नेट बन जाएगा, राइट। सोलेनॉइड जानते हो तो, बार मैग्नेट। जी सर, वो किसी भी कॉइल पे बाकी लोग समझ रहे हैं। सोलेनॉइड जो है एक कॉइल, अगर कॉइल में मतलब देखो, ये हम लोगों ने ये पार्ट हम लोगों ने किया था थोड़ी एम्पियर सर्किट लॉ में। सोलेनॉइड जो है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है कुछ भी नहीं है, जस्ट एक कॉइल है। इस कॉइल में जब हम बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, इस कॉइल में अगर हम बैटरी कनेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पे करंट फ्लो होता है। अब यहाँ पे करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, अगर मैं इस साइड से देखूं तो मैं देखूंगा शायद कि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। क्लॉकवाइज फ्लो यानी यहाँ पे साउथ पोल तैयार होगा। अगर इस साइड से देखूं तो मैं देखूंगा करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, यानी यहाँ पे साउथ पोल क्रिएट हुआ है। इस साइड पे देखूंगा तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, अगर यहाँ पे साउथ पोल मतलब यहाँ पे अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो मैं इधर से देखूंगा तो मैं क्लॉकवाइज दिखूंगा, तो फिर यहाँ पे नॉर्थ पोल क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो करंट के फ्लो के हिसाब से, मतलब किस तरह से ये कॉइल है, इसके हिसाब से यहाँ पे एक साइड में नॉर्थ पोल तैयार होगा और साउथ पोल तैयार होगा। आई करंट फ्लो हो रहा है, बोलो इसके अंदर सेंटर में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, सोलेनॉइड के सेंटर में बीच में हवा है, कुछ नहीं है, सिर्फ हवा है, और इसका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है n। तो देखो, अगर मैं करंट इंक्रीज करता हूं तो मेरे इसके सेंटर में और इसके एंड में कितना होगा, एंड साइड में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0 हाफ म्यू 0/2। याद आया? हाँ सर, याद आया। तो यानी ये जो चीज है ये मैग्नेट है, इसका एक साइड में साउथ पोल बन रहा है, दूसरे साइड में नॉर्थ पोल बन रहा है, यानी ये एक मैग्नेट की तरह काम कर रहा है। इस मैग्नेट को, ये परमानेंट मैग्नेट नहीं है, जो कि मटेरियल हम लोग देखते हैं परमानेंट मैग्नेट वो नहीं है, बट ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। एक सोलेनॉइड एक्चुअली एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। अगर मैं करंट का डायरेक्शन चेंज कर देता हूं तो फिर ये साउथ पोल बन जाएगा, ये नॉर्थ पोल बन जाएगा। अगर मैं करंट इंक्रीज कर देता हूं सर्किट में, इसका मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पे μ0 जो है वो परमिएबिलिटी है फ्री स्पेस का। अगर मैं इसके अंदर एक आयरन का टुकड़ा डाल देता हूं जिसका परमिएबिलिटी म्यू है, और म्यू ऑब्वियसली म्यू इज ग्रेटर देन μ0, तो फिर इस चीज का भी मैग्नेटिक फील्ड और ज्यादा हो जाएगा। म्यू जो है वो एक्चुअली μ0 से बहुत ज्यादा होता है, परमिएबिलिटी ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जैसे कि आयरन बार। तो अगर मैंने आयरन बार डाल दिया यहाँ पे लैमिनेट करके, जो करंट आयरन बार में ना जाए, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, लैमिनेट करके डालना पड़ेगा, मतलब एक हल्का प्लास्टिक का कवर चढ़ा के उसके बाद उसके ऊपर मतलब मैं तार लिपटा होगा, जिससे करंट, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो शॉर्ट सर्किट ना हो, करंट कॉइल से ही पास करेगा, आयरन बार में से करंट पास नहीं करेगा,
बट ये मैग्नेटिक फील्ड जो है आयरन बार के साथ लिंक हो जाएगा और पावरफुल बन जाएगा। फॉर्मूला आ जाएगा हाफ म्यू एन आई। तो तब ये चीज जो है ये सोलेनॉइड ही इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेट का, ठीक है। एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ सोलेनॉइड विथ एन आयरन स्लैब और एनी आयरन कोर। স্যার এটা তো আরো পাওয়ারফুল হচ্ছে, তো আমরা হাফ কেন করছি? হাফ সাইডের ভ্যালুটা হাফ, ভেতরে এবার ভেতরে তো আমি ইউজ করতে পারছি না। ভেতরে ফিল্ড পেয়ে আমার কোনো লাভ আছে? ভেতরে তো ফিল্ড আমার মিউ জিরো এ নাই, বাট ওটা তো আমি ইউজ করতে পারছি না। আমাকে তো সাইডের ফিল্ডটাই দেখতে হবে না। ম্যাগনেটকে যখন আমি ইউজ করি তো আমি যেটা জাস্ট ভ্যালুটা বলছি যে এখানে একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে, আর এই ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা অ্যাকচুয়ালি এরকম বেরিয়ে এরকম ভাবে ঘুরছে, ঠিক যেরকম নর্মাল ম্যাগনেটের হয় সেরকমই এটা হবে। নর্মাল ম্যাগনেটের মতোই কিন্তু এর ম্যাগনেটিক ফিল্ড থাকবে। তো বোঝা গেল এটা সোলেনয়েড কিন্তু অ্যাকচুয়ালি একটা ম্যাগনেট। এবার দেখো এই কয়েলটাও কিন্তু তাহলে যদি কয়েলের মধ্যে দিয়ে কারেন্ট পাস করে তাহলে এটাও একটা ম্যাগনেট হয়ে যাবে। কারেন্টটা কিন্তু ইনডিউস কারেন্ট। তো এবার लेंजेस लॉ बोलছে अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ अगर मैं यहाँ पे जो नॉर्थ पोल है मेरा जो परमानेंट मैग्नेट बार था, जो नॉर्थ पोल को अगर मैं इसके पास लेके आता हूँ कॉइल के पास, तब क्या होगा करंट का फ्लो ऐसा होगा कि इस साइड पे शायद करंट का फ्लो इस तरह से होगा कि इस साइड में मुझे नॉर्थ पोल मिले और इस साइड में साउथ पोल मिले। फिर फेल करने लगेगा सर ना। हाँ मतलब ये जो मैग्नेट है, जो एक्चुअल मैग्नेट है, ये जितना पास आएगा इससे पास आने से रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये क्यों, ये जो करंट है ये क्यों तैयार हो रहा है? क्योंकि ये नॉर्थ पोल इसके पास आ रहा है। लेंजेस लॉ द इंड्यूस्ड EMF will be such that it will oppose the cause producing field, so इससे पास आने से रोकेगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं इस नॉर्थ पोल को पीछे लेके जाता हूं तब करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा सच दैट यहाँ पे साउथ पोल आ जाए और यहाँ पे नॉर्थ पोल आ जाए। सर ऑटोमेटिक चेंज होगा। हाँ ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा करंट, ऑटोमेटिक करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो क्यों? क्योंकि नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो इस दूर जाने से रोकना पड़ेगा इसे। तो मतलब ना दूर जाने देगा ना पास आने देगा, ठीक है। तो ये है मेनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का आइडिया। और लेंजेस का ये है कि द इंड्यूस्ड EMF will be such that it will oppose the cause producing it। तो हम इसे इस तरह से लिखते हैं इक्वल्स टू माइनस n d phi m dt। ये माइनस टर्म है जो कि अपोज कर रहा है और n है नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। सर माइनस क्यों लगाया था? यही क्योंकि अपोज कर रहा है इसलिए नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। ओके ठीक है। अच्छा ओके ये वाला बना सकता। अच्छा अब और दो चीजें हैं पढ़ना पड़ेगा। पहला है अच्छा ये मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। यस सर। अच्छा अब दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, एक है सेल्फ इंडक्टेंस और एक है म्यूचुअल इंडक्टेंस। पहले मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस बोल रहा हूँ। अच्छा म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है कि सोचो दो कॉइल्स हैं, है। एक कॉइल पे मैंने बैटरी कनेक्ट करके रखा है, दूसरे कॉइल जो है उसमें गैल्वेनोमीटर। अब क्या हो रहा है कि सर ये तो वैसे है ना सर, डिग्री देख कर रंग बदलेगा इसमें करेंट। अच्छा अब जब इस कॉइल में जो करंट फ्लो कर रहा है उसको मैं ये इसको हम कहेंगे प्राइमरी कॉइल और इसको हम कहेंगे सेकेंडरी कॉइल। अब प्राइमरी कॉइल पे n1 टर्न्स है, सेकेंडरी कॉइल में n2 टर्न्स है। अब देखो जब प्राइमरी कॉइल में I1 करंट, क्योंकि जो प्राइमरी कॉइल है उसमें एक बैटरी कनेक्टेड है, प्राइमरी कॉइल में एक बैटरी कनेक्टेड है। तो जब मैं प्राइमरी कॉइल्स में जब मैं प्राइमरी कॉइल में क्या करता हूँ एक करंट फ्लो कराता हूँ तब क्या होगा, इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा
ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो शायद मैं सोच लूं कि ये नॉर्थ पोल तैयार हुआ, ये साउथ पोल तैयार हुआ, ठीक है। तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फ्लक्स, जो मैग्नेटिक फील्ड्स निकलेंगे वो इस कॉइल के साथ लिंक हो जाएगा। तब क्या होगा, क्योंकि जब ये मैग्नेट तब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये जो सेकंड कॉइल के साथ, सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक्ड हो रहा है। अब अगर मैं आई चेंज करता हूं तो फिर ये जो फ्लक्स है, इस फ्लक्स को, मैग्नेटिक फ्लक्स को मैं देता हूं φ2, ठीक है। तो अब जो N1 φ है, जो कि ये जो फॉर्मूला है, कितना फ्लक्स, द फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल इज N2 φ2। फ्लक्स, द फ्लक्स लिंक्ड विद फ्लक्स, magnetic flux linked with secondary coil, secondary coil कितना होगा, इक्वल्स टू N2 φ2, क्योंकि यहाँ पे N2 नंबर ऑफ टर्न्स है, हर टर्न्स में φ2 परिमाण मतलब फ्लक्स लिंक हो रहा है, इसलिए टोटल फ्लक्स होगा N2 φ2। ये जो है विल बी, दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू करंट इन प्राइमरी। इन प्राइमरी ये जो फ्लक्स जो कि सेकेंडरी कॉइल में लिंक्ड है वो उस किसके साथ प्रोपोर्शनल है, जो प्राइमरी में जो करंट फ्लो हो रहा है उसके साथ लिंक्ड है, ठीक है। तो फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, हाँ बता दो। तुम अपना करो सवाल। एक्सरसाइज कौन सा है सर? एक्सरसाइज कौन? एक्सरसाइज कौन सा? আরে এই তো এখন খাওয়া দাওয়া করতে চলছে, শেষ হোক একবারে পূর্ণ হয়ে যায়, তারপর সে মানে বিয়ে হয়ে যাবে এবং ছেড়ে দেবে না, সোজা একদম ফিট রাখবে, পারছি না। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। आज सर एग्जाम हो जाएगा सर, सुबह आएंगे सर, दौड़ने चला जाएगा एक साथ। तो सर वो ठीक दे रहा है। तो सिर्फ एक महीना मेरे साथ दौड़िए सर। देखा फाइनल तू काय बोल रहा है सर? तू काय बोल रहा है? उससे होता ही नहीं। अच्छा पिक्चर बता सकता हूँ क्या? हाँ सब मिला के सब मिला के। अच्छा तो अगर फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल जो है वो अगर प्रोपोर्शनल है करंट इन प्राइमरी, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ। हाँ सर लिख सकते हैं। तो ये प्रोपोर्शनल जो है इसका एक ये जो जब भी कोई चीज प्रोपोर्शनल होता है तो फिर उसे हम इक्वेट कर सकते हैं कांस्टेंट के साथ। N2 φ2 equals to mi1, here the proportionality constant is m, सर एम क्या है सर? एम बोल रहा हूँ, m is called coefficient of mutual inductance। Inductance ये हाँ यहाँ of that between the two coils। अच्छा induced EMF in the secondary coil E equals to minus काम मेरा वेट कर रहा है। N2 d phi 2 dt
E इक्वल्स टू माइनस n2 d phi dt, ये फॉर्मूला है इंड्यूस्ड ईएमएफ का। हाँ सर n2 क्योंकि n2 जो है वो एक टाइम इंडिपेंडेंट चीज है, क्योंकि ये नंबर ऑफ टर्म्स ये टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है, तो फिर मैं इसे डेरिवेटिव के अंदर घुसा सकता हूँ d dt ऑफ n2 phi 2। अब यहाँ से मुझे क्या निकला, n2 phi 2 मुझे निकला है mi। सो e को मैं लिख सकता हूँ इक्वल्स टू माइनस d dt ऑफ mi1। मर जाए नहीं चाहिए। तेरे नाम लेके जाएगा मुझे बहुत ठंड पता हमारे पापा की ये बड़ी बड़ी को ठीक है हमारे बाबू सर देख रहे गाली दे रहा है। ट्रैक्टर चला रहा है चल लगा दिक्कत हो रहा है। अब क्या ही बोलूं। तो e इक्वल्स टू नहीं ट्रैक्टर चला रहा है माइनस m di1, पागल है यह है इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला। अच्छा, दो क्वेश्चंस आ सकते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस से, वो बोल रहा हूँ, जब हो गया तो बोल रहा हूँ। सर व्हाट इज म्यूचुअल है क्या क्या सर ये सर ये सब करंट जनरेशन उतना क्या होता है सर इलेक्ट्रोस्टैटिक से ज्यादा ये चल रहा है सर न्यूमेरिकल सब आसे ना सर उल्टा उल्टा न्यूमेरिकल यहाँ से नहीं आता ना थोड़ी ज्यादा है नॉर्मली जाता है डेरिवेशन जाता है सर अब तो टाइम थ्योरी न्यूमेरिकल वेक्टर से आ गया है। वेक्टर से हाँ वेक्टर छोड़ दीजिए नहीं, उसे छोड़ना मत, उससे 10 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन आएगा। अरे सर एरा कुछ कितना मार्क्स से ध्यान से सर एरा कुछ 10 मार्क्स का, एक मार्क्स से बड़ा क्वेश्चन मतलब एक बड़ा क्वेश्चन नहीं, बड़े बात। 2 + 2 + 2 इस तरह से, एक ही बार पर वेक्टर से क्वेश्चन आएगा ही। ओके सर पार्वती को ऐसे करके ओके, पहले का प्रोडक्ट देंगे। अच्छा पहला ये क्वेश्चन ये दोनों क्वेश्चन आता है, डबल फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ज्यादा नहीं बोल रहा है। म्यूचुअल मुझे इंडक्टेंस। वैसा है छुंदर जैसा। कैसे कर रहा है? चलो पहले क्या करें, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर टू सॉलिड्स। अभी यहाँ से सुन मारेंगे। अच्छा, बेलन का एक पिक्चर बनाओ। किसका पिक्चर? बेलन बेलन जिसे लोग मारती है। भाई हार्ट क्या है सर एकदम सर इतना बड़ा थोड़ी होता है सर। वाह सर क्या है सर ऐसा लग रहा है कि बाइक बाइक का ऐसे देखो, ये भीड़ है सर अभिषेक बोला इतना स्टैंडर्ड से नहीं मारती है, चप्पल से मारती है। प्राइमरी सोलेनॉइड और ये है सेकेंडरी सोलेनॉइड। सही ये सोलेनॉइड है सर कोएक्सियल हाँ स्क्वायर से कोएक्सियल यानी इसका एक दोनों का सेम एक्सिस है। ग्रुप की तरह कोएक्सियल यानी दोनों का एक्सिस सेम है, ठीक है। प्राइमरी सोलेनॉइड का नंबर ऑफ टर्न्स है n1, एरिया है a1 और अच्छा नंबर ऑफ टर्न्स एंड एरिया n1, एरिया है a1 और लेंथ नोट्स तो है नहीं मैंने भेजा है, देखना। हाँ सर भैया तो मैं तो लगता है दिन में मैंगो शेक देख देख के पागल हो गया नहीं तब तो डिप्रेशन में था उस टाइम ये जो प्राइमरी है उसका लेंथ l है, सेकेंडरी का जो है उसका नंबर ऑफ टर्न्स n है, नंबर ऑफ टर्न्स n2 है, एरिया है सब प्राइमरी का लेंथ है ये समझे नहीं सर लेंथ तो पूरा का लंबा है। पूरा लंबा तक ये जो नीचे वाला है ये एक्चुअली प्राइमरी है, प्राइमरी का लेंथ यहाँ से यहाँ तक है।
मतलब कहने का मतलब लंबा कितना लंबा है सर? मतलब पूरा टोटल ना सर? हाँ हाँ, बीच वाला भी लेके ना सर? बीच वाला को मैं हम लोग नहीं आप कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ओ। इसका ये लेंथ नहीं मतलब इक्वेशन में नहीं लगेगा। तो ऐसे ऐसे वाले का ऐसे नहीं, जैसे जो पूरा है ना उसको पूरा का लेंथ दिया है, उसमें वो कवर है ना, तो cover उसको तो है, लगाया नीचे गया है। है। लेंथ यार देखो ना इतना लेंथ है तो ऊपर यहाँ पे तो देखा है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है अब A। दिखा दिया। ये जो प्राइमरी है ये प्राइमरी कॉइल का लेंथ है A, लंबा लेंथ, और सेकेंडरी का लेंथ ले सकते हो बट यहाँ पे आपका काम में नहीं है, पर ये तुम मतलब ले सकते हो कि L2 इसका लेंथ रख सकते हो, बट ये किसी काम में नहीं आएगा। ओके सर। लेंथ L2 सर L1 हो जाएगा। जरूरत नहीं है, इसे L ही रखो या फिर ठीक है L1 कर दो, चलो L1 मानेगा नहीं है। ठीक है। ये फोन सर अब यहाँ पे देखो प्राइमरी में आई करंट फ्लो करेगा, तो इसके लिए कितना फ्लक्स क्रिएट होगा इनसाइड द सोलेनॉइड। अब मुझे ये फॉर्मूला बोलना पड़ेगा। अच्छा ये हो गया तो बोलना, ठीक है? हो गया सर। सब हो गया? हाँ सर, नहीं पता, कुछ नहीं। हो गया। पिक्चर को मिटा दूंगा। अच्छा इफ आई करंट I1 करंट passes through primary solenoid, field inside the solenoid कितना होगा? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इंटर म्यूचुअल अंदर लगता है, अंदर वो लगता होगा। B equals to mu 0 n I1। यहाँ पे n क्या है बोलो? नंबर ऑफ टर्न्स होगा। सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ। अब प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न्स कितना है N1 और लेंथ कितना है? L1 कोई तो बोला तो एक ही बोलता था। ठीक है। अब मुझे बोलो सेकेंडरी की इनसाइड में कितना मैग्नेटिक फील्ड है? सर उतना ही होगा। उतना ही होगा। दिस इज आल्सो द फील्ड इनसाइड सेकेंडरी। क्योंकि सेकेंडरी में कोई करंट मैं पास नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ प्राइमरी में I1 करंट पास कर रहा हूँ, तो सेकेंडरी के अंदर सिर्फ ये प्राइमरी का मैग्नेटिक फील्ड ही रहेगा। अब फ्लक्स ऑफ द सेकेंडरी, फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल, लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल, कितना होगा? फ्लक्स कितना होगा? phi 2 equals to BA2, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, यानी म्यू 0 n1 I1 by L A2, राइट? ओके सॉरी, अच्छा थोड़ा सा चेंज होता है। फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच कॉइल, नहीं सेकेंडरी कॉल में ना लिखो फ्लक्स विथ सेकेंडरी N2 होगा सामने, N2 phi 2, N2 phi 2 होगा, यानी N2 यहाँ पे सामने रहेगा तो यहाँ पे भी एक N2 आ जाएगा। N1 N2 I1 A1 A2, ठीक है? फ्लक्स जो लिंक्ड होता है वो नंबर ऑफ कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू phi होता है, ठीक है? दिखने लगा चलो यहाँ पे चले आओ ना। अच्छा अच्छा 1 to 1 लिखो। अब एक आदमी बोल रहा बात जो मैं लिखा है वो भी लिखा। अच्छा अब therefore म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है? दे दिया सर। मेरे पास है। अच्छा N2 phi 2 जो है वही होगा हम लोग का MI1। सर वहाँ पे N2 L पूरा ले लिए सर। L, हाँ L1 सॉरी L1। अब N2 phi 2 हम लोग का M into I1 के समान है, यानी M क्या होगा? I1 M जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा N2 phi 2 by I1, राइट? हाँ अरे ये तो फॉर्मूला है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का डेफिनेशन देखो। हाँ सर ठीक है सर, पता है सर, मतलब हाँ सर ठीक लोग खुद से बातें करता है कभी भी। पागल हो गया है।
तो अब मुझे बोलो कि तो फिर इसको और इसको कंबाइन करके बोलो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना निकलेगा। I1 I1 काट क्या I1 आएगा, I1 काट हो जाएगा यहाँ से, बाकी पूरा रहेगा। अरे यार ये हाँ सर I1 कट जाएगा। हाँ so m निकलेगा therefore m equals to u0 n1 n2 a2 by l1। ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड of the two solenoids। यही है म्यूचुअल इंडक्टेंस of two coaxial solenoids। अब सेम तरीके से हम निकालेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स। हो गया ये वाला मेरे पे एक तो गंदा हो रहा हूँ और गंदा कर रहा है तेजी से। अपना गंदा मेरे पे दे रहा है, मेरे को जल्दी ना आना पड़ेगा, मैं 5 दिन तक मैं रोज आता हूँ। तो क्या हुआ, फिर भी गंदा मेरे पे दे रहा है, अपने में रखना है गंदा। रोज ना आता है सर, वो ना स्टेप समझ नहीं आता, जो लिखे है उसको लिखे हो। फ्लक्स का यही फॉर्मूला है। फ्लक्स जो होता है कोई एक कॉइल, अगर एक कॉइल हुआ तो फ्लक्स जो होगा वो है phi2। इस कॉइल से कितना फ्लक्स निकलेगा, phi2 इक्वल्स टू b इनटू एरिया, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। और अगर बहुत सारे कॉइल्स हुए, जिस मतलब एक कॉइल का अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हुआ तो फिर टोटल फ्लक्स जो होगा वो होगा नंबर ऑफ टर्न्स इनटू phi। ये टोटल फ्लक्स लिंक विद द कॉइल है, ठीक है। अब phi2 जो है वो है फील्ड इनटू एरिया। ये किसका फ्लक्स है, ये जो सेकेंडरी कॉइल से लिंक्ड है उसका फ्लक्स। सेकेंडरी कॉइल में क्या, सेकेंडरी कॉइल के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड है, b है। एक मिनट सर, सेकेंडरी कॉइल में तो लिख होगा, प्राइमरी में तो लिख ही नहीं होगा। नहीं वही तो मैं बोल रहा हूँ। तो सेकेंडरी कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, b, और उसका एरिया कितना है, a2। तो फिर b a2 और कितना टर्न्स है सेकेंडरी कॉइल में, n2। तो फिर ये हो गया ना फ्लक्स, टोटल फ्लक्स। अब b जो है, b का फॉर्मूला क्या निकला था, म्यू0 n1 i1 by l1। बस इसे बैठा दो। अब n2 जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला यही है कि n2 phi2 जो है फ्लक्स लिंक्ड विद ए कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, वही है म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू करंट इन प्राइमरी। तो यहाँ से म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला निकल रहा है n2 phi2 by i1। अब n2 phi2 मुझे यहाँ से ये निकला है, तो m क्या होगा, ये जस्ट i1 यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, यानी ये i1 कट हो जाएगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू सोलेनॉइड्स म्यू0 n1 n2 a2 by l1। इन दोनों का नंबर ऑफ टर्न्स म्यू0, सेकंड का एरिया बाय और लेंथ ऑफ फर्स्ट डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ फर्स्ट। लेंथ ऑफ फर्स्ट है पूरा लेंथ, वही तो प्राइमरी का लेंथ है। तो यहाँ पे मैंने देखो L2 कहीं नहीं लग रहा है, इसलिए मैंने L2 नहीं लिया था पहले, मतलब सेकेंडरी का लेंथ यहाँ पे नॉट इम्पोर्टेंट। एक ही तरह से जो प्राइमरी का जो एरिया है यहाँ पे नॉट इम्पोर्टेंट, पर दोनों का टर्म्स यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ओके, कंप्लीट हुआ क्या? जो ब्लैक है हर दिन दूल्हे का टक्कर है, टक्कर एक ही जैसा होता है, कोई चेंज नहीं होता उसमें। ये बॉटल एक लीटर में टक्कर में चेंज ला देगा, इसको तो कुछ बात हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस between two coaxial coils। सिर्फ सिंगल कॉइल है, तो यहाँ पे हम सोच सकते हैं कि एक कॉइल है जिसका रेडियस है r1 और
और दूसरा एक कॉइल है जिसका रेडियस है r, एक है स्मॉल r, दूसरा का रेडियस है कैपिटल R, ठीक है। अब ये जो कॉइल है, ये कॉइल है हम लोग का प्राइमरी, और प्राइमरी कॉइल में से I1 करंट फ्लो हो रहा है, और ये जो बाहर वाला कॉइल है वो है हम लोग का सेकेंडरी, ठीक है। देखो प्राइमरी कॉइल है और प्राइमरी कॉइल के चार पास जो है वो है सेकेंडरी कॉइल, ठीक है, एक ही नंबर ऑफ टर्न है। प्राइमरी कॉइल जो है उसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है, प्राइमरी कॉइल का रेडियस कितना है r, स्मॉल r, सेकेंडरी कॉइल का रेडियस कितना है, कैपिटल R। अब मुझे बोलो कि प्राइमरी कॉइल के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, और दो कोएक्सियल है, यानी इसको कोएक्सियल कह सकते हो या फिर कॉन्सेंट्रिक कह सकते हो, कॉन्सेंट्रिक भी कहा जा सकता है क्योंकि एक ही सेंटर है। कॉन्सेंट्रिक यानी सेम सेंटर, कोएक्सियल यानी सेम एक्सिस, और इसका दोनों ही है, सेम एक्सिस, दोनों का एक्सिस भी सेम है, दोनों का मतलब दोनों का सेंटर भी सेम है, ठीक है। अब मुझे बताओ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ प्राइमरी, म्यू0 I B1 equals to म्यू थीटा बाई 4 पाई, है न्यू, क्योंकि सर ये तो कॉइल है ना, फिर से बोलो, क्या बोला, म्यू थीटा बाई 4 पाई, न्यू म्यू0/4 म्यू जीरो, अच्छा अच्छा थीटा सर म्यू 0 बाई म्यू0 है ना, चाहे I मैं 0 ठीक तो I कहाँ जाएगा, I नहीं जाएगा, आई रहेगा ना 4 बाई आई बाई 2 आ रहेगा सर, तो कोना में थोड़ी है वो, सर आप लिखिए ना और देते हैं। ये भूल गए, ये वाला मैंने इतनी बार ये तो बोला बोला सर, म्यू0 I by R, किसी कॉइल के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड, और अगर किसी तार के r डिस्टेंस दूर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो फिर म्यू0 I by 2 pi R। बार बार इसका मैंने कितना प्रॉब्लम्स कराया इसके ऊपर मैग्नेटिज्म में। एक कॉइल के सेंटर में, कोई भी एक कॉइल हुआ, इस कॉइल जिसका रेडियस r है, इस कॉइल के सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा म्यू0 I by 2R। हाँ, और अगर इनफाइनाइट देख के खुशी मिल गया, अब तो क्लास में कुछ गरम हो गया वो सारा, ठंडा प्लेस में, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू0 I by नहीं सुनेगा, उसको इधर बैठा 2 pi R। उसको बाहर बैठा, सर सेकंड वाला किसी वायर के पास r डिस्टेंस दूर मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू0 I by 2 pi R, और एक सर्कुलर वायर के सेंटर में कितना होगा म्यू0 I by 2R। तो फिर ये जो प्राइमरी कॉइल है उसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड होगा B1 म्यू0 I by 2R। अच्छा इसे B कर देते हैं, B म्यू0 I by 2R, म्यू0 I1 by 2R, ठीक है। हाँ सही, अच्छा ये वाला मिटा दे रहा हूँ, ये वाला सर वही तो उतार रहे हैं सर, ज्यादा ज्यादा अब मिटा दीजिए सर। अच्छा, this is the same field inside, secondary at the center of secondary, ठीक है, यही फील्ड है सेकेंडरी के सेंटर में। तो फिर फ्लक्स लिंक टू सेकेंडरी, अच्छा यहाँ पे एक ही टर्न है तो फिर हम लोग का एम नहीं रहेगा, सिर्फ B into A होगा, B into A2 होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक ही टर्न है तो फिर B into A2 होगा।
phi 2 equals to b into a2, phi 2 equals, अच्छा b कितना निकला है mu 0 I by 2r। अच्छा मुझे बताओ सेकेंडरी जो कॉइल है उसका एरिया क्या होगा? इक्वल 2 बाई r कैपिटल R पाई आर पाई I r capital R square। मैं सर्कमफ्रेंस बोल रहा हूं। हिंदी बोल क्षेत्रफल तब ठीक होता है। सीरियस चल रहा है? ठीक है, therefore हम लोग का क्या फॉर्मूला है? phi 2 जो है इक्वल्स टू mi1। अच्छा यहाँ पे n2 1 है, अच्छा एक्चुअली n2 phi 2 इक्वल्स टू mi1। अच्छा यहाँ पे यहाँ पे n2 एक ही है, यहाँ पे n2 जो है एक ही पॉइंट है, एक ही टर्न है, तो n2 जो है ये 1 हो गया। तो फिर हम कह सकते हैं कि m इक्वल्स टू phi 2 by i1, राइट? एक ही कॉइल है। अब यहाँ पे निकाल दो तो फिर ये निकाल रहा है mu 0 पाई r स्क्वायर, यहाँ पे i1 होगा, बाई 2। ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंडरी कॉइल बिटवीन द टू कॉइल्स। हाई क्वालिटी पेज है। ओके खत्म। अब मुझे ऐसे भी चल रहा है। क्लास बॉयज का है, नॉट सस्ता नहीं सबसे अच्छा। क्लास बॉयज का है। अच्छा ये कौन है कॉपी? ए तेरा वाला नहीं, मैं पढ़ता हूँ। तेरा वाला सब पेज एक बार में फट जाता है जैसा। सॉरी भाई। अच्छा ऐसा यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज हेनरी। सब ऑब्वियस है। हम यही लिख देते हैं। हेनरी बताइए, बहुत मुश्किल है सर। बताइए। अरे पीछे का आया देगा, तुम्हारे को कौन कहेगा? फिर थोड़ी होगा, पास होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। 1 हेनरी equals to 1 volt second ampere inverse। volt second ampere inverse। 1 हेनरी equals to 1 volt second ampere inverse। यहाँ से फॉर्मूला से टेस्ला भी आया था। कहाँ पे टेस्ला कहाँ है? सर आया था ना बीच में। कहाँ पे टेस्ला आया था? यहाँ नहीं नहीं पे- आया था पहले सर, पहले कभी। वो ऐसे आया था ना सर। इसमें ना पैसा लगाया टेस्ला में तो पैसा लगाया ना तो कोरोना सर इलेक्ट्रिकल बन रहा था हाँ? इलेक्ट्रिक कार तो चोरी होती तो वही अच्छे वो चोरी कैसे है हमारे मार्केट की सर टाटा दिए थे तो इलेक्ट्रिक कार टाटा ना पागल टेस्ला ना मार्केट है टेस्ला नहीं टाटा का तो चले से सर टेस्ला यहाँ पे सीधा पे आ जाएगा आगे नहीं गया तो। सेवा में बनी एकदम हां सो बात टेस्ला नहीं आ पाएगा। टेस्ला नहीं आ पाएगा नहीं आएगा सर तरफ टेस्ला का करोड़ आता है के बोला भाई टाटा नहीं ले बस चल रहा है, इलेक्ट्रिक बस चल रहा है। टाटा का इलेक्ट्रिक बस चलता टाटा का अभी क्या अभी नहीं आना है। चलता है। है हाइड्रोजन आज तो हाइड्रोजन गैस क्या है? हाइड्रोजन पे चलने वाला बेस्ट वो भी इसी आया है वो भी। हाइड्रोजन गैस में यूज नहीं होता। ओके नेक्स्ट पार्ट सेल्फ इंडक्टेंस हो गया ये वाला ये वाला हो गया तो कंडीशन हटाया गवर्नमेंट ये सबका हो गया तो एक सर हो गया कंडीशन एक बार यूज कर लिया उसको सेल्फ एक इंडक्टेंस। लाया खर्च करना पड़ेगा ऑप्शन से मंगाओ 60 लाख बताओ। अच्छा ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्फ नहीं इंडक्टेंस। है ना धीरे धीरे कम है अरे यार सुनो ना थोड़ा सा। अच्छा एक सर्किट है उसमें एक बैटरी है और एक रेजिस्टेंस है, यानी हम लोग सर्किट का जो करंट है वो चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे? अगर हम रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो फिर हम लोग का सर्किट में जो करंट है वो चेंज होगा। तो अगर यहाँ और इस सर्किट में मैंने एक कॉइल डाल दिया है, ठीक है। अब अगर सर्किट का जो करंट है वो चेंज होता है, ध्यान से सुनना,
सर्किट का अगर करंट जो है वो चेंज होता है तो क्या होगा, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है वो भी चेंज होगा। जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, देखो ये सर्किट यानी ये कॉइल है, कॉइल यानी सोलेनॉइड। तो किसी भी सोलेनॉइड में अगर जो अब अगर हम नॉर्मल एक बार जस्ट करंट, एक फिक्स वैल्यू का करंट हम लोग अगर यहाँ पे भेजते हैं तो क्या होगा, इस सोलेनॉइड के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। इसके साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका वैल्यू कितना होगा, हाफ बी, ऐसा हाफ म्यू 0 ए नाइन। ठीक है, ये है हम लोग का फ्लक्स, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड बी। ठीक है, साइड में म्यू 0 ए नाइन, हाफ म्यू 0 ए नाइन। और सेंटर में होगा कितना, म्यू 0 ए नाइन। सेंटर में जो फ्लक्स होगा वो होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू 0 ए नाइन। ठीक है, हाँ सेंटर में मैक्सिमम এটা ভ্যালু আর কি, সাইডে হাফ হয়ে যায়, মানে সেন্টার মানে যে কোনো পয়েন্টে ভেতরে মিউ 0 নাই হয়, বাট সাইডে কি ওটা হাফ হয়ে যায়। अब अगर करंट फिक्स रहता है तो फिर मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंजेस नहीं आएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी फिक्स रहेगा। ठीक है, करंट अगर फिक्स रहा, बट अगर करंट चेंज हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फिर यहाँ पे जो फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, वो भी चेंज होगा। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तब क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ तैयार होगा इसमें अंदर। और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसा होगा कि ये करंट को, जो इसका कॉज है उसको अपोज करेगा। सो यानी अगर मैं इस करंट को इंक्रीज कर रहा हूं तो फिर इस सर्किट में उल्टा करंट फ्लो करना शुरू करेगा जो इस करंट की इंक्रीज को रोकेगा। ये जो करंट है ये इंड्यूस्ड करंट है, एक टाइप का रेजिस्टेंस। ठीक है, मतलब करंट की इंक्रीज होने से, फिर से ध्यान से सुनना, करंट पास करेगा, करंट का वैल्यू फिक्स्ड है 1 एम्पियर। तो फिर ये जो कॉइल है इसके चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, जो भी किसी भी सोलेनॉइड के अंदर होता है करंट पास करने से, वो भी फिक्स्ड होगा, फॉर्मूला म्यू 0 ए नाइन। बट अगर करंट को हम चेंज करते हैं फ्रॉम 1 एम्पियर टू 2 एम्पियर, अगर हम क्वांटिटी धीरे धीरे चेंज कर रहे हैं 1 एम्पियर 1.1 1.2 इस तरह से चेंज कर रहे हैं, तो फिर ख्याल करो जो मैग्नेटिक फील्ड भी है, क्योंकि उसमें भी आई है, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा। अब अगर ये जो कॉइल के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, यानी इस कॉइल के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है, एक मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल के साथ रह रहा है ना, वो भी चेंज होगा। अब फैराडेज का क्या कर रहा है कि जब भी कोई कॉइल के चारों ओर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होगा तो वहां पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ तैयार होगा। तो फिर इस कॉइल में भी एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा और एक इंड्यूस्ड करंट फ्लो होगा। ठीक है, ये कब होगा, जब हम मेन करंट को, इसे कहते हैं मेन करंट, आई है हम लोग का मेन करंट, और I1 जो है वो है इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट जो है वो फैराडेज लॉ के कारण आ रहा है। इंड्यूस करंट कहाँ फ्लो करेगा, अब यही डिपेंड करता है। अगर हम करंट को इंक्रीज करते हैं, मेन करंट को इंक्रीज करते हैं, तो इंड्यूस्ड करंट इस तरह से फ्लो होगा कि मेन करंट का इंक्रीज को रोक सके, यानी इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन मेन करंट के रिवर्स होगा। अगर हम मेन करंट को इंक्रीज करते हैं तो फिर इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन मेन करंट के रिवर्स होगा कि सो दैट इसकी इंक्रीज को रोका जा सके। अगर हम मेन करंट को डिक्रीज करते हैं कि 1 एम्पियर था उसे 0.5 एम्पियर कर रहे हैं धीरे धीरे, तब इंड्यूस्ड करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगा ताकि इसकी डिक्रीज को रोका जा सके। तो फ्लो ऑफ करंट को यहां पे एक रेजिस्टेंस मिल रहा है ड्यू टू दिस कॉइल। अब क्या ये नॉर्मल करंट को ये नॉर्मल करंट को क्या ये ऑब्स्ट्रक्शन मिल रहा है क्या? नहीं सर, नॉर्मल नहीं, नॉर्मल करंट अगर चेंजिंग करंट को, अगर करंट अगर चेंजिंग हो, मतलब टाइम के साथ अगर चेंज कर रहा है तभी ये इंड्यूस्ड करंट आ रहा है, जो कि ये रेजिस्टेंस दे रहा है करंट के फ्लो को। यानी जो डीसी करंट है, जिसे हम लोग डायरेक्ट करंट कहते हैं, जो टाइम के साथ चेंज नहीं करता है, उसके लिए ये जो कॉइल है ये किसी काम का नहीं है, जस्ट नॉर्मल तार की तरह बिहेव करेगा, उसमें से करंट पास हो जाएगा। पर अगर मैं ऑल्टरनेटिंग करंट यहाँ पे लगाता हूं तो उस ऑल्टरनेटिंग करंट को ये फ्लो को एक रेजिस्टेंस देगा। इसको हम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, जो कि ऑल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में था। इंडक्टिव रिएक्टेंस यहाँ पे आप डीसी करंट ही कर दिए नहीं, चेंज कर रहा हूं, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया है, रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे तो करंट को चेंज होगा।
डीसी करंट है बट रेजिस्टेंस है, मैं रेजिस्टेंस चेंज करके करंट को चेंज कर सकता हूँ। मैं मेनली बोलना चाहता हूँ कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड करंट तभी फ्लो होगा जब मेन करंट चेंज होगा। अब अल्टरनेटिंग करंट ऑल टाइम चेंज हो रहा है, यानी अल्टरनेटिंग करंट के पाथ में अगर मैंने ये कॉइल लगा दिया तो फिर अल्टरनेटिंग करंट को ये एक ऑपोजिशन देगा। बट अगर हमने डायरेक्ट करंट एक बैटरी वाला सर्किट में मैंने कॉइल लगा दिया, उस पर ये कोई ऑपोजिशन नहीं देगा क्योंकि वो करंट का फिक्स्ड वैल्यू है, करंट चेंज नहीं कर रहा है। पर अल्टरनेटिंग करंट को ये ऑपोजिशन देगा, इसको हम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, जो कि एसी वाले चैप्टर में था। अल्टरनेटिंग करंट का फ्रीक्वेंसी जितना इंक्रीज होगा, तुम लोगों ने एलआर सर्किट किया है ना, उसमें जो एल है वही इंडक्टर है। ठीक है, जितना तुम लोगों का जो अल्टरनेटिंग करंट है, अल्टरनेटिंग करंट का ईएमएफ जितना इंक्रीज होगा उतना ज्यादा ऑपोजिट होगा। तो अल्टरनेटिव ये जो रिएक्टेंस है ये भी एक प्रकार का रेजिस्टेंस ही है, बट हम इसे रेजिस्टेंस नहीं कहते क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो जो डायरेक्ट करंट के लिए वो नाम मतलब रख दिया गया है कि अगर एक नॉर्मल वायर में डायरेक्ट करंट फ्लो कर रहा है उसमें जो ऑपोजिशन मिलता है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो रेजिस्टेंस हमेशा डीसी करंट पे मिले मतलब अपोज करेगा, बट अल्टरनेटिंग करंट उस पर देखा जाएगा तो कि अल्टरनेटिव करंट पे और टाइप्स के मतलब रिएक्शन मतलब रिएक्टेंस मतलब ऑपोजिशन आ सकता है। एक नॉर्मल रेजिस्टेंस के कारण रिएक्टेंस आ सकता है, एक इंडक्टर के कारण रिएक्टेंस आ सकता है जिसको हम कहते हैं कॉइल, और एक कैपेसिटेंस के कारण भी रिएक्टेंस आ सकता है। तो नॉर्मल अल्टरनेटिव करंट के लिए तीन टाइप के रेजिस्टेंस होते हैं, नॉर्मल रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस तब होगा जब अगर हम अल्टरनेटिव करंट के पाथ में कैपेसिटर डाल दें, एलसीआर सर्किट में होता है। हाँ, और अगर हम कॉइल डाल देते हैं वो इंडक्टर की तरह काम करेगा। इंडक्टर यानी एक कॉइल, नॉर्मल कॉइल। सर फिर तो एलसीआर सर्किट में करंट बहुत कम फ्लो करता होगा, मतलब जितना नहीं करंट मतलब ये देखो, अब इसका वैल्यू जितना ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, ये तो नहीं। अगर मान लीजिए उसको एलसी सर्किट में पास मतलब एला जहां पर नहीं, अब यहाँ पे एक केस है, जितना फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा इंडक्टिव सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, बट जो कैपेसिटी है उसका घटेगा। ठीक है, तो बैलेंस हो जाता है। पर्टिकुलरली एलसीआर सर्किट में क्या होता है, जब रेजोनेंस होता है तब मैक्सिमम रहता है सर। हाँ, करंट मैक्सिमम इसलिए रहता है क्योंकि तब इंडक्टिव रिएक्टेंस और एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं उस फ्रीक्वेंसी में। रेजोनेंस इफ नॉट करेंगे तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या है समझ में आया? यस सर। तो सेल्फ इंडक्टेंस को हम इसे एल की तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एल इज प्रोपोर्शनल टू n phi by I, सॉरी n phi जो है, n है इसमें नंबर ऑफ टर्न्स और phi है इसके अंदर कितना फ्लक्स है वो। n phi जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू I करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। तो फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं n phi इज इक्वल्स टू Li और L इक्वल्स टू n phi by I। यहाँ पे जो L टर्म है ये L ही है सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इसलिए क्योंकि अच्छा म्यूचुअल इसलिए क्योंकि वो दूसरे एक कॉइल के कारण दूसरे कॉइल में हो रहा है। ये सेल्फ इसलिए क्योंकि एक ही कॉइल में हो रहा है, सेम कॉइल में करंट चेंज के कारण। देखना म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या हो रहा है, प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज होने के कारण उसके पास वाले कॉइल में मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है या फिर इंड्यूस्ड करंट क्रिएट हो रहा है। ये एक म्यूचुअल बात है, बट यहाँ पे सेल्फ है। सेल्फ एक ही कॉइल में करंट चेंज होने के कारण उसी कॉइल में क्या हो रहा है, करंट एक इंड्यूस्ड करंट क्रिएट हो रहा है, इसलिए इसे कह रहे हैं म्यूचुअल सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस को एल के हिसाब से रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अच्छा एनर्जी कितना होता है, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर इक्वल्स टू हाफ एल आई स्क्वायर। अगर इंडक्टर में आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा तो इसमें खिला के सब अच्छा एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर वो है हाफ एल आई स्क्वायर।
ठीक है। यस सर। यूनिट क्या होगा इसका? इसका भी यूनिट हेनरी है। इसका भी 100 हाँ सर कोई Inductance सर है, चैप्टर है सभी यूनिट है नहीं है सर ना सवाल फ्लक्स का यूनिट तो हेनरी है। बोलो फ्लक्स का यूनिट बोलो। वेबर सर प्लस एक्चुअल यूनिट क्या है? सिर्फ सिंगल यूनिट जो है। वेबर सर, वेबर वेबर मैं तो बोल ही रहा सर। यही तो बोल रहे हैं अभी भी यार। और मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा? टेस्ला टेस्ला तो होगा। और वेबर के रेस्पेक्ट में सर वेबर टेस्ला पर एम्पियर। म्यू 0 का मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड B का इन टर्म्स ऑफ वेबर यूनिट क्या होगा? वेबर पर एम्पियर। वेबर क्या होगा सर? वेबर पर मीटर स्क्वायर। वही तो देखो वेबर फ्लक्स है, फ्लक्स है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? फ्लक्स बाय एरिया। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर। ऐसा गाना लगता है और सब ना मेरा हाथ में मेरा हाथ होगा। अच्छा अब सिलेबस का लास्ट पार्ट। वाह सर। सर 6 सेमेस्टर का स्टार्ट कर देंगे फिर हम लोग। नहीं कर होगा एग्जाम तो पहले। फिफ्थ का खत्म किया नहीं है सर। हो गया ये वाला। तो देख देखिए कुछ अच्छा सिलेबस का जो लास्ट पार्ट है उसमें से एक क्वेश्चन आएगा, वो है मतलब एक बड़ा क्वेश्चन 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, तो इसे अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। सब चांस है कि यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। अभी तो सरफेस इंटीग्रल ये सब तो हुआ ही नहीं है। सरफेस इंटीग्रल देखो, सरफेस इंटीग्रल जो है वो वाला मैं तुम लोग को अवॉइड करने को कहूंगा क्योंकि वो थोड़ा सा हार्ड है। तुम लोग क्या कर सकते हो कि ग्रीन्स थ्योरम और स्टोक्स गॉसेस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम स्टोक्स इसे याद सरफेस करो। इंटीग्रल और एक एग्जाम में एक एग्जांपल में दे रहा हूं, बस इसे तुम देख। स्टोक्स नॉट ग्रीन, स्टोक्स थ्योरम और गॉसेस थ्योरम इसे सिर्फ देख लो और एक एग्जांपल है उसके रिलेटेड वही आता है। उसके बाहर तुम लोगों का नॉर्मली वॉल्यूम इंटीग्रल या सरफेस इंटीग्रल नहीं आता है। लाइन इंटीग्रल अच्छे से देखना और जो कार्ल डाइवर्जेंस ग्रेडियंट है उसे ठीक से देखना। जितना भी एग्जांपल है प्रूफ से वो वाला देखना, उसमें से तुम लोगों को कॉमन मिल जाएगा। और तुम लोग को 2 नंबर के क्वेश्चन में स्टोक्स थ्योरम को या फिर गॉसेस थ्योरम को लिखने को कहेगा कि व्हाट इज स्टेट गॉसेस थ्योरम और स्टेट स्टोक्स थ्योरम, तो उसे वहां से लिखना पड़ेगा। और एक प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा कॉमन है, सरफेस इंटीग्रल को मतलब वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करके करने वाला, वो वाला मैं तुम लोग को दिखा दूंगा। ठीक है, वो वाला बाद में बोल दूंगा। आप अपना पेपर ही बता दीजिए सर। हाँ नहीं मैं बोल रहा हूँ ये नॉर्मली यही आता है। इसके बाहर क्या, उसके बाहर अगर तुम लोग का सरफेस इंटीग्रल का कोई क्वेश्चन आ गया तो तुम कर नहीं पाओगे, थोड़ा सा हार्ड है। किस्मत खराब है। हाँ तो मैं कहूंगा कि और लास्ट टाइम में उसको लेकर ज्यादा मतलब इससे अच्छा है कि तुम लोग अच्छे से कार्ल डाइवर्जेंस ग्रेडियंट ठीक से देख लो, वहां से जो भी क्वेश्चन आएगा वो कर पाओगे। बट ये और लाइन इंटीग्रल तक, बट सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रल ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा वो हार्ड हो जाता है। वॉल्यूम इंटीग्रल देख सकते हो बट लाइन इंटीग्रल में सरफेस इंटीग्रल में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। बहुत मतलब थ्योरी बहुत फास्ट है, तो उससे अच्छा तुम लोग बाकी कर लो ठीक से, यहाँ से तुम लोगों को ज्यादा चांसेस है मतलब रिजल्ट करने। जैसे कि एम्पियर सर्किट लॉ जो है उसका एप्लीकेशन है, बायोसावर्ट लॉ का एप्लीकेशन, गॉसेस लॉ का जो एप्लीकेशन, वहाँ से कुछ ना कुछ तो कॉमन मिलेगा ही। पर देखा है ऐसे तो एक पार्ट को छोड़ने में दिक्कत नहीं होगी, ऑप्शन क्वेश्चन आता है। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से एक क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्योंकि तुम लोग का सिलेबस इसी तरह से दिया है, वेक्टर है तो वेक्टर से एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन देगा, एक मैग्नेटिज्म से एक क्वेश्चन देगा 10 मार्क्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 1 मार्क्स का क्वेश्चन देगा। और आखिरी में तुम लोग देखना कि मतलब किस तरह का है तुम लोग का सिलेबस है। वेक्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, मैग्नेटिज्म है, उसके बाद ये तुम लोग आई थिंक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, और ये सॉरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो कि वो तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज तो मैग्नेटिज्म में ना है। हाँ सॉरी वो मैग्नेटिज्म के अंदर है, मैग्नेटिज्म है। उसके बाद ये जो है आज का जो टर्म था वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, यही है जो म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस, मतलब सोलेनॉइड का, डिफरेंस हाँ ये वाला ज्यादा नहीं है। और आखिरी जो है ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से तुम लोग का सवाल आ सकता है कुछ, इसका मैंने देखना है तुम लोग का एक पीडीएफ भेजा है, लास्ट टॉपिक जो है उसको छोड़ के सब देखना,
लास्ट टॉपिक जो है देखना है, लास्ट दिन ले जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का। ये देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में से काफी सारे सवाल आ सकते हैं, वो सारे सवाल इसमें है। सिर्फ जो लास्ट टॉपिक है वो वाला जो कि एक कंडक्टिंग मीडियम में कंडक्टिंग मीडियम वाला है, वो वाला 42 पेज है सर। वो लास्ट वाला बात हो जाएगा। लास्ट कॉलम में थोड़ी लास्ट पेज में होगा। सर स्क्रीन दे स्क्रीन डेप्थ हाँ, वो वाला नहीं, उससे पहले जो कंडक्टिंग मीडियम में वेव इक्वेशन इन अ कंडक्टिंग मीडियम वाला से वो वाला पार्ट, वहां से नीचे पूरा छोड़। उसके पहले वाला सब है। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में तुम लोगों को जो पढ़ना पड़ेगा वो है मैक्सवेल्स इक्वेशन। मैक्सवेल्स इक्वेशन जो है वो 4 इक्वेशन, अब यहाँ तुम्हें जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन में आ सकता है कि व्हाट आर द राइट डाउन द मैक्सवेल्स इक्वेशन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो क्या है मैक्सवेल्स इक्वेशन? 3 इक्वेशंस है, अलग अलग किताब में अलग अलग फॉर्म है, मैं ये वाला कर रहा हूँ। पहला है, अच्छा तुम लोग का गॉसेस का याद है? गॉसेस फार्मूला क्या है? डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस का डाइवर्जेंस ऑफ E इक्वल्स टू रो बाई एप्सिलॉन 0। अच्छा, अगर अब यहाँ पे एक चीज को याद रखना पड़ेगा, अगर एप्सिलॉन 0 को अगर हम यहाँ पे E के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये चीज हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर D इक्वल्स टू रो। D जो है वो है एप्सिलॉन 0 E। तो ये दोनों इक्वेशन जो है यही है पहला इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। D जो है D है एप्सिलॉन 0 E, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और D है डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, हाँ डिस्प्लेसमेंट करंट करंट और वेक्टर करंट एक ही है, मतलब इसे डिस्प्लेसमेंट करंट भी बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बोलते हैं। नहीं सॉरी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, सॉरी डिस्प्लेसमेंट करंट अलग है, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर करंट है, वेक्टर क्वांटिटी है। नहीं, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं इसे, ठीक है। तो पहला जो इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन को आप इस तरह से लिख सकते हैं या फिर ये लिख सकते हैं, दोनों ही ट्रू है। इसको हम, ये क्या है, ये इक्वेशन क्या है? डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस का। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस का। सेकंड जो है वो भी डाइवर्जेंस का है, डाइवर्जेंस ऑफ B इक्वल्स टू 0। यह है सेकंड इक्वेशन। 4 इक्वेशंस है मैक्सवेल के। तो पहला इक्वेशन है जो गॉसेस लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म ही पहला मैक्सवेल इक्वेशन है, डाइवर्जेंस ऑफ E इक्वल्स टू रो बाई एप्सिलॉन 0 और डाइवर्जेंस ऑफ D इक्वल्स टू रो। यहाँ पे हम लोग एप्सिलॉन 0 को E के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो VD हो गया। D को कहते हैं इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और सेकंड फॉर्मूला है डाइवर्जेंस ऑफ B, B है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किस टाइप का वेक्टर है? सोलेनॉइडल या सोलेनॉइडल होगा तो क्या होगा? 0 होगा। कार नहीं, डाइवर्जेंस सब 3 होता है ना, 0 होता है। 0 8 का सोलेनॉइड के अच्छा सोलोनॉइड का होगा, सोलेनॉइडल वेक्टर के लिए तो डाइवर्जेंस ऑफ B 0 होगा। डाइवर्जेंस ऑफ B क्या रिप्रेजेंट करता है? ये जो फॉर्मूला है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? सर कि जो मैग्नेटिक है एग्जिस्ट करेगा। हाँ, मैग्नेटिक डाइपोल फॉर्म नहीं होता है, मैग्नेटिक मोनोपोल्स नहीं होगा, मैग्नेटिक हमेशा डाइपोल फॉर्म में रहेगा। लोग बंगाली ग्रुप में से गुस्सा है। मैं असाइनमेंट में लेट से जमा दिया, वो लोग को फिर से सबको करना पड़ रहा गजब हुआ लेकिन तू लोग है। अरे क्या हुआ ना, वो लोग सर से पूछ कर नहीं किया, सर वो लोग को बुलाए, बोले कि तुम मेरे से पूछ के किया ही नहीं,
सबको डांट दिया। मेरा थोड़ा हेल्थ इशू था तो मेरे को सर थोड़ा कंसेशन दे दिया, बोला जब तुम्हारा जमा लेंगे बाकी फिर से करो, वो लोग फिर से करेंगे जबकि मेरा हेल्थ अभी गलत था। मेमोरी कॉल कर किसी को जानता है? हाँ? किसी को जानता है? सौमी थी, सौमी सौमी जी, सौमी सब लास्ट पीछे थे। तो मैं द्रौपदी भी तो है उसमें। वो मेरे था मैं जो टाइम लेके आया था कितना नाम है उसका? अच्छा इसका एक क्वेश्चन मैं दे दूंगा इसका। It is monopoles do not exist. सबसे परेशान साला मच्छर नहीं कुछ और। वो तब से मुझे परेशान कर रहा है। कौन? बोलो। अच्छा, हाँ। और क्या? जो थर्ड फॉर्म है वो ये है, कर्ल ऑफ ई कर्ल ऑफ बी इक्वल्स टू डेल बी। और डाइवर्जेंस वो होता है पढ़ लिया होता है ना सर? हाँ, कर्ल ऑफ ई इक्वल्स टू माइनस डेल बी डेल टी। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यानी चार्ज का मोशन होगा यहाँ पे। सो ये जो रिप्रेजेंट करते हैं ये एक्चुअली फैराडेज लॉ है। अच्छा याद रखना एक फॉर्मूला है B के साथ H का रिलेशन, B इक्वल्स टू म्यू जीरो H। सो यहाँ से निकल रहा है कर्ल ऑफ E इक्वल्स टू माइनस म्यू जीरो डेल H डेल T। ये भी एक फॉर्म है, दोनों फॉर्म हो सकता है। बेस्ट फॉर्म ये है, इसे याद रखने से अच्छा होगा। और दूसरा एक फॉर्म ये है कर्ल ऑफ E इक्वल्स टू म्यू जीरो माइनस म्यू जीरो डेल H डेल T, क्योंकि B इक्वल्स टू म्यू जीरो H। ये वाला पार्ट जो था याद रखना, ये वाला हम लोगों ने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में किया था। H है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, B है मैग्नेटिक फील्ड इन स्पेस। अच्छा ये जो है ये है फैराडेज लॉस डिफरेंशियल फॉर्म। ये जो है ये है फैराडेज लॉस डिफरेंशियल फॉर्म। ये वाला है फोर्थ इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। और फोर्थ इक्वेशन क्या होगा? फोर्थ इक्वेशन होगा कर्ल ऑफ H इक्वल्स टू J। अच्छा कर्ल ऑफ B से करते हैं, तो कर्ल ऑफ B इक्वल्स टू म्यू जीरो J प्लस JD। अच्छा कर्ल ऑफ B इक्वल्स टू म्यू जीरो J कुछ याद आ रहा है कि अगर मैंने ये JD को निकाल दिया तो फिर कर्ल ऑफ B इक्वल्स टू म्यू जीरो J क्या होगा? ये वाला कौन सा फॉर्मूला? म्यूचुअल इंडक्टेंस का। नहीं ये नहीं कहां से है मुझे सही में सर। नहीं मैग्नेटिक वेक्टर कुछ सर कुछ था लेकिन याद नहीं आ रहा सर। पढ़ा था सर, भूल गए। प्रीवियस क्लास में पढ़ाए थे। जो जोड़े थे ना म्यूचुअल है, इधर म्यूचुअल जोड़ के हाँ मैग्नेटिक इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्टेंस। अच्छा वो एग्जाम पीछे करते हैं। मैं बता रहा हूँ, वो कोई कंडक्टर से करंट फ्लो करता है जिसका डेंस सॉरी सर इंडक्टेंस आप सर एम्पियर सर्किट लो डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ। कर्ल ऑफ B इक्वल्स टू म्यू जीरो J। JD को अगर मैं हटा देता हूँ तो क्या रहता है? कर्ल ऑफ B इक्वल्स टू म्यू जीरो J। हां डबल डबल दिया रहता सर। और ये वाला जो है इसे हम कहेंगे मॉडिफाइड डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ। ये JD जो टर्म है ये मॉडिफिकेशन है जो कि मैक्सवेल ने लाया था यहाँ पे। टाइम मशीन बन गया ना सर। अब तो सब जाके लो पहले सबसे आइंस्टाइन। हाँ आइंस्टाइन
नहीं क्या कहता सर सर चुटकी में सब पहला मेरा क्या लड़की को फाड़ कुछ हो गया नहीं Iya sir. So हम भी था lagi Ramanujan ada जो कल ही तो रामानुजन डे था। हम लोग जो सर्जरी के जो हम जाकर तेरे को पहले से आगाह कर देंगे कौशिक हम लोग जो जीरो को मैं नीचे कर देता हूँ। सर्जरी फर्स्ट किए थे क्या नाम अच्छा अब कार्ड सर्जरी फर्स्ट किए थे बी को म्यू जीरो लिख सकते हैं, म्यू जीरो जे प्लस जे डी, और यहाँ से हम लिख सकते हैं कार्ड ऑफ एच इक्वल्स टू जे डी जे प्लस डेल डी डेल डी। कौशिक याद है जे डी इक्वल्स टू डेल डी डेल डी। इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। कौन ये करंट डेंसिटी इसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। और डी को हम क्या कहेंगे, डी है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जाके हेल्प कर दे तू इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मम्मी चार से मत अच्छा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अभी है किसी के पास तो मोबाइल में याद है? हाँ सर अभी निकाल देंगे सर निकाल देंगे सर सर खुला ही हुआ है टॉपर लोग 30 मिनट से पोस्टर ही देखा रहता है शॉर्ट करते आ इसलिए लेट हो गया सर जिसमें सर स्टेशन में प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे इसको तो सॉल्व कर देंगे। मना कर रहा हूँ मैंने सोच को उसके सामने परेशान है हाँ और गजब गजब चैलेंज दे दिया अपने आप। किसको नहीं पता तो कभी तब नहीं बोली तो तुम सर पे चढ़ेगा उसका ऐसे मुझे लगा ये लगता है दूसरे को बोलता है इसमें देगी तो नहीं नहीं उसके आगे से मांगो तो बिस्किट पे भी खेला ये एक बिस्कुट दे दो कुछ दे देगा वैसे भी कुछ नहीं बोलेगा ये कौन है इस है अभी वो दियो सर थोड़ा बिस्किट खा है खाना तो लीजिए आगे पूछ रही है सर अच्छा 2D और 6B ये जो दो क्वेश्चन है ये कौन सा क्लास में पूछते हैं अच्छा यहाँ पे देखो 1H में आया था राइट डाउन मैग्नेटिक मैक्सवेल इक्वेशन इन फ्री स्पेस। देसी अब नहीं देंगे सॉरी राइट डाउन मैक्सवेल इक्वेशन इन फ्री स्पेस ये वाला आ चुका है। भैया का टीम से लेगा अभी तो दुकान में देखा यहाँ क्यों कर रहे हैं यहाँ पे मिल रहा यहाँ पे भी खाएंगे ना अब बिरयानी मिल रहा बाहर नहीं खाएंगे कहाँ मिल रहा है बिरयानी सर बाहर खिचड़ी मिल रहा है रास्ता वालों ने कुछ नहीं किया सर रास्ता में प्रॉब्लम सॉल्व खिचड़ी खाते खाते पूछ कर देखते थे क्या सब पूछ वाला देखते थे घर चुकी थी खाना सामान देखती है सर गांधी मोड़ से उधर चली गई किसी ने बताया सर हम पूछ के आए 1 घंटा तक रहेगा ना खिचड़ी खिचड़ी खत्म हो जाएगा बोला है दूसरा लाएगा कंटेनर घर लेकर जाएंगे हमें इसको कंटेनर में लाएगा खिचड़ी खिलाएंगे एक प्लेट आया था ना सर पे बोला है और बन रहा है आओ तुम 2 घंटा बाद भी आओ इसमें भी आ गई सर ये आज नहीं आती आज ये नहीं आती लाइन लगाई होगी सर लाइन लगाई होगी 1 घंटा सर इसलिए दे रहे हैं हम सबसे फर्स्ट में थे ओ खत्म हो गया कोई बात नहीं कितना सब होता मजाक कर रहे थे नहीं निकलेगा यार माथा का सुनना यूट्यूब पे बड़ा लेके आएगा ना तुमको दे रहे हैं 30-35 का उसको नहीं देंगे तो बॉल कौन है
नहीं लग रहा है तो क्या होता है इसमें तो चॉकलेट है दो एक ही ऐसा हिंदी में वो सोचिए ये वाला चॉकलेट स्टैंडर्ड निकाल ना खा लेना चलो स्टार्ट खुद खाता है अच्छा खुद क्या हो ये वाला एक क्वेश्चन देखो वापस आ रहा है। एक्सप्लेन ये भी यूनिफिकेशन एक्सप्लेन काफी बड़ा हाउ अच्छा ये नहीं चाहिए जनरलाइज्ड सर क्वेश्चन नहीं है हाँ जनरलाइज्ड और ये सब करे बस मतलब इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेन हाउ मैक्सवेल जनरलाइज्ड एम्पियर समीकरण तेरे नाम गाना गा रहा था अब लेकिन नहीं देना अच्छा तीन महीने कौशिक अच्छा हम यहाँ पे पिज्जा खिला देना तुम अरे मैं मजाक कर रहा हूँ और तेरे भी खिलाऊंगा। लो in which I carry कुत्ता लो जो मैं शॉपर लेता है पहले बेटा एमके सर्टिफिकेट लगा लो मम्मा ठीक है एक इस तरह सा कैपेसिटर है हो गया ये खा रहा हूँ ये कैपेसिटर है इसमें से करंट फ्लो हो रहा है ठीक है अच्छा ये दो कैपेसिटर है ठीक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है ठीक है अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं इस कैपेसिटर के चारों ओर एक सरफेस कंसीडर कर रहे हैं मतलब दो सरफेस है अच्छा इसे हम एक क्लोज पाथ कंसीडर कर रहे हैं जो क्लोज पाथ है एस क्लोज पाथ सी ठीक है अब ये जो सी क्लोज पाथ है इसका दो सरफेस देखो ये एक क्या बोलूं एक हेमिस्फीयर की तरह बन चुका है ये जो सी है ये जो सी जो क्लोज कर्व है ये जो क्लोज कर्व है ये सी दो एरिया को कवर कर रहा है पहला एरिया जो है जो ये वाला एरिया है इस एरिया को नाम देते हैं S1 दूसरा एरिया है जो ये पीछे वाला एरिया है मतलब ये जो है ये एक क्या बोलते एक पतीले की तरह है ठीक है हाँ और इसका बॉल की हाँ और ये इसका जो ये एकदम फेस है ये वाला समझो S1 एरिया है और दूसरा इसका जो बॉडी है ये है हम लोग का S2 एरिया समझ ठीक है। बाहर का हाँ बाहर वाला एरिया S2 है तो S1 तो पूरा अंदर का लिए है हाँ S1 जो है वो एकदम फेस का एरिया है अगर ढक्कन लगा होता है तो वो ढक्कन S1 है अच्छा और बाकी का बॉडी जो है वो S2 है समझ में आ गया तो अब देखो जो S1 है S2 है वो एरिया ये दो जो पैरेलल प्लेट्स है उसके बीच में से जा रहा है अब देखो S1 एरिया दोनों एरिया को ही सी पाथ से हम बना सकते हैं ठीक है सी पाथ को अगर बनाएंगे तो सी पाथ S1 एरिया को भी कवर कर रहा है और पीछे वाला S2 एरिया को भी सी पाथ ही कवर कर रहा है ठीक है तो अब यहाँ पे सवाल ये है कि जब करंट I जो है वो S1 से फ्लो कर रहा है अच्छा ये वाला जो है देखना वो पीडीएफ में है सेकंड पेज या थर्ड पेज में ये वाला है पीडीएफ वहां से थोड़ा सा लिख लेना मैं अभी समझा दे रहा हूँ तो हो क्या रहा है देखो S1 में से कितना करंट फ्लो हो रहा है S1 में के बीच में से क्या कोई करंट फ्लो हो रहा है पहला एरिया जो है जो ये सरफेस वाला एरिया है हाँ सर बीच से तो जा रहा है बट S2 के कोई करंट क्या पार कर रहा है S2 एरिया में नहीं कर रहा है ठीक है तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है अगर हम यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करते हैं कंट्राडिक्शन क्या है मतलब जो एक दूसरे को मतलब डाउट नहीं कॉन्ट्रडिक्शन मतलब ही दो बात एक दूसरे को नहीं मिल रहा है दोनों का वो नहीं है कभी तुमने तुमने और तुम्हारे दोस्त ने मतलब तुम आज कॉलेज गए थे तुमने घर में आके बोला कि मैं कॉलेज गया था मम्मी ने दोस्त को फोन लगाया उसने कहा कि नहीं कॉलेज नहीं आया तो यह कॉन्ट्रडिक्शन हो गया या फिर मम्मी ने मुझे फोन किया कि आज आया था मैं बोला नहीं आया आज ट्यूशन पढ़ने नहीं आया तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो सर गया आया हूँ ना सर मैं बोल दूंगा फिर भी नहीं आ रहा हूँ मैं कॉन्ट्रडिक्शन कर कॉलेज नहीं जाएगा जाके जो बोले उसको दो देना पूरा आगे भी जैसा ठीक है सॉरी कॉलेज दिस मैं तो दोस्त फिर- का बात बोल रहा हूँ तो फिर इन दैट केस हम लोग का जो एम्पियर सर्किटल लॉ है सर्किटल लॉ फॉर सरफेस S1 सरफेस S1 के लिए एम्पियर सर्किटल लॉ होगा B डॉट dl इक्वल्स टू mu0 I बट फॉर सरफेस S1 फॉर सरफेस S2 अच्छा इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं B डॉट dl को हम लिख सकते हैं
surface integral over surface integral over S curl of B dot NDS equals to mu 0 I. सर आप उसमें तो एंड नहीं लिए थे n एक यूनिट वेक्टर है। तो अच्छा अगर हम लोग इसे ना n ना ले तो हम लोग यहाँ पे d वेक्टर ले सकते हैं। देखो s वेक्टर के बदले हम s को स्केलर रख रहे हैं, उसके साथ यूनिट वेक्टर एक क्या ले रहे हैं। नहीं सर वो ठीक है ठीक है। और पर सरफेस S2 के लिए क्या हो जाएगा, ये जो टर्म है वो जीरो हो जाएगा, मतलब ये जीरो होगा क्योंकि कोई करंट इसके अंदर से पास नहीं कर रहा है S2 से। तो ये दो चीज कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है एक दूसरे को। दूसरा जो है यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी होता है कि अगर if the rate of change of charge the charge density at a point rho at any point increases सर और देंगे बोल with time, ऑलरेडी ओके then सादा सबको डाला जाएगा और there is a flow of charge or current at that point. देखो अगर किसी पॉइंट में चार्ज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, किसी पॉइंट में अगर कॉन्टिन्यूअसली चार्ज इंक्रीज हो रहा है यानी वहाँ चार्ज बाहर से आके वहाँ पे पहुंच रहा है, यानी वहाँ पे फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है और चार्ज का फ्लो होगा यानी वहाँ पे क्या फ्लो हो रहा है, करंट जा रहा है। तो इसको हम कह सकते हैं दिस कैन बी shown by the equation divergence of J plus del rho del T equals to 0। ठीक है, इसको अगर I J है वो है करंट डेंसिटी, J is called current density। And this equation is called continuity equation। ये जो ऊपर वाला इक्वेशन है is called continuity equation। ये ऊपर वाले इक्वेशन को हम कहेंगे continuity equation। तो पैर दर्द हो रहा है अच्छा बुढ़ा आ गया है अच्छा, अब फॉर सरफेस S2 surface integral over S2 curl of B dot ds ये क्या होगा, जीरो होगा, राइट। हाँ दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ J जो है वो भी जीरो हो जाएगा, हो जाएगा सर सॉरी J इक्वल्स टू म्यू 0 J का कर्ल ऑफ B इक्वल्स टू म्यू 0 J और म्यू 0 J जो है ये भी जीरो हो जाएगा। यानी अगर म्यू 0 J जीरो होगा यानी हम लोग कह सकते हैं कि J भी जीरो है, तो फिर डाइवर्जेंस ऑफ J भी जीरो होगा। बट डाइवर्जेंस ऑफ J जीरो होने से हम लोग का चार्ज डेंसिटी भी जीरो हो जाएगा, मतलब तो चार्ज डेंसिटी ना है सर रो नहीं चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज डेंसिटी वो भी जीरो होगा। Therefore, del rho del T equals to 0, but charge is flowing in the capacitor. लग रहा है सब पर इंटेंशन है। देखो अब ये चीज सिंपल है, हम लोगों ने देखा कि S2 जो है सर कैपेसिटर हाँ कैपेसिटर ही तो है ना, चार्ज
देखो कैपेसिटर में करंट जा रहा है, चार्ज इज फ्लोइंग नहीं, चार्ज इज इंक्रीजिंग इन द कैपेसिटर। चार्ज इज इंक्रीजिंग इन द कैपेसिटर। देखो इस तरह से समझो, हमने देखा है कि H2 सरफेस के लिए क्या हो रहा है, कार्ड ऑफ बी जो है ये जीरो होगा, ये जीरो है यानी म्यू जीरो जे जीरो हो जाएगा, यानी ऑब्वियसली जे जीरो है या फिर डाइवर्जेंस ऑफ जे भी जीरो है। और कंटिन्यूटी इक्वेशन से हमें क्या मिल रहा है, डाइवर्जेंस ऑफ जे, देखो कंटिन्यूटी इक्वेशन हमेशा ट्रू होगा, कंटिन्यूटी इक्वेशन है डाइवर्जेंस ऑफ जे प्लस डेल डॉट डेल टी, ये हमेशा जीरो होगा। अब अगर डेल डॉट डेल टी डाइवर्जेंस ऑफ जे अगर जीरो हो गया तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, डेल डॉट डेल टी इज इक्वल टू जीरो फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन। सर ये तो मैथ्स को हटा रहे हैं सर, प्लस में है तब भी जीरो हो जा रहा है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्ज तो कैपेसिटर में इंक्रीज होगा तो ये जीरो नहीं हो सकता, सो दिस नीडेड टू बी मॉडिफाइड। सर तो केमिस्ट्री की तरह हो गया सर, एक्सेप्शन भी है। 10 del rho del t cannot be zero, cannot be zero, not equals to cannot be zero। तो 10 Maxwell introduced a quantity JD which is called displacement current density। such that equals to del rho del t। Therefore डाइवर्जेंस नहीं, ये एक 3 मार्क्स का आ सकता है क्वेश्चन, ये वाला जो है इतना बड़ा बड़ा नहीं है, मैं लिखने में सर टाइम जा रहा है, तुम लोग इसे और छोटा कर सकते हो अगर समझ जाओगे तो इसे छोटा लिखना जरूरी है। हाँ? देखो ये है पीडीएफ में है, पीडीएफ में पूरा एक बार चेक कर लो पीडीएफ में ये पूरा क्वेश्चन क्या है। किससे भी लिख देंगे। 2 नंबर में काफी है सर। क्वेश्चन सर इतना लंबा 3 है। मार्क्स का है, सर 2 नंबर भी देगा तो काफी है। अगर हाँ बिना लिखे 2 नंबर दे देगा तो काफी है। नहीं ये वाला आ सकता है, ये वाला आता है, ये ऑनर्स को लेते हैं, ऑनर्स को यहाँ पे आता है ये वाला क्वेश्चन, तुम लोग का आ सकता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है ये पूछ सकता है। क्या ही कर सकते हैं। तो फिर therefore J क्या ही कर सकते हैं। therefore जो है वो हो जा रहा है JC प्लस JD। डिस्प्लेसमेंट करंट দিলে স্যার ওই নিচের টা লিখে দেব দাদা বলছি ডিসপ্লেসমেন্ট কারেন্ট বলছি। नॉर्मल रख ले भाई, पागल बैठ लो। नहीं मानूंगा। खड़े रहे। अरे खिचड़ी का नाम सुना होगा सबसे पहले मानूंगा। खड़ा हो गया मैं। जो फ्राइड राइस उसका और सब्जी चिकन इसका मतलब ये नहीं तुम सब बता दीजिए। क्या बोला? वो सब्जी बाय गॉसेस लॉ तो अभी उसी का पार्ट है। हाँ चल रहा है। रो क्या है, रो इक्वल्स टू ये होगा क्या एप्सिलॉन रो डाइवर्जेंस ऑफ डी होगा या नहीं होगा गॉसेस लॉ होगा सर। देयरफॉर जेडी क्या होगा, देखो जेडी इक्वल्स टू डेल रो डेल टी था, डेल रो डेल टी इक्वल्स टू डेल डेल टी ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ डी, डेल डेल टी ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ डी। अब हो चुका है थोड़ा सा, और सॉरी ये जेडी नहीं, डाइवर्जेंस ऑफ जेडी, और डाइवर्जेंस ऑफ जेडी, डाइवर्जेंस ऑफ जेडी इक्वल्स टू डाइवर्जेंस ऑफ डेल डी डेल टी। इससे कंबाइन करके हम लोग को मिला है जेडी इक्वल्स टू डेल डी डेल टी। अब ये जो है, ये जो टर्म मिला है इसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट।
करंट डेंसिटी, इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। और ये जो टर्म डी है, डी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, इसे हम डी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी अब कहां से आया, ये वाला समझ में आ गया? तो सर कब तक तो भूल जाएगा सर आज का। अरे यार हाँ सर इसका बड़ा छोड़ दे। लिखना नहीं है ना सर। आईसी सॉल्वेटर वाला सर उसको ही करने में भूल जाना सर बीच में, ये कहां से याद ये है? तो ऑनर्स का आता है, हम लोग का नहीं आएगा। अगर आ गया तब क्या करोगे? छोड़ के आएगा। पास आउट होते थे, फेल आउट हो गए। सर एक दो एक्सप्रेशन निकाल के पॉइंटिंग थोड़ा आप बाकी आगे है, नंबर दे देगा। हां सर पॉइंटिंग थोड़ा बाकी है, पॉइंटिंग के पॉइंटिंग স্যার বললেন না শেষ হয়ে গেছে তাই আমি খাতা বন্ধ করে দিই। কত বড় পিডিএফ দেখা কোনো কিছুই হয়নি। सर 42 पेज का पीडीएफ है। अब तो पढ़ना तो पड़ेगा ना। इसको लिखना नहीं है। 42 पेज में नहीं, 36 पेजेस, लास्ट 6 पेज बाद है। पूरा जोड़ के रखे हिसाब। ठीक है सर। अच्छा हुआ सही में डेट आगे बढ़ गया। नहीं बढ़ने से हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते। सर तब भी सर आप इतना करवा दे सर, अच्छा से हम लोग पास हो गए। पास की बात क्यों सोच रहे हो? अच्छा नंबर लाने की सोच। अरे आप खेलने में लाने पड़े हुए हैं सर। ये सिलेबस में अगर थक जाओगे तो यूपीएससी कैसे दोगे? यूपीएससी गलत चीज उसमें मैक्सवेल नहीं आया। आता है मैथ्स। मैक्सवेल कहाँ है देखो। मैथ्सवेल नहीं, हाँ, मैथ्स वही वही ये सब नहीं आता। हाँ, डे सकता रो है। नहीं आ आता। सकता है। डेटा देगा, जीएसटी फिजिक्स देगा। ऑप्शनल ले लेना, मैथ्सवेल आ जाएगा। तो आइए साइड से बात कर दिए सर। फिजिक्स ऑप्शन कोई रखता नहीं है, ठीक है। रखता है, ऐसा नहीं है। बहुत रेयर रखता है। साइंस में कोई साइंस वाला भी मिल जाएगा, आर्ट्स का सब्जेक्ट रहता है। यहाँ के लिए देखो। साइंस वाला भी जितना उसे आर्ट्स सब्जेक्ट डायस है ना, है, सोशल दिल्ली आईएएस एकेडमी, हाँ डायस हमें जो है एक जगह पे ऑप्शनल फिजिक्स के लिए पढ़ा। और जो जनरल इंजीनियर है काफी जनरली लोग लेता नहीं है, जनरली लोग आर्ट्स में चला जाता है। हाँ, social आर्ट्स, science तो- आर्ट से जिंदाबाद है सर। साइंस कोई नहीं लेता, डरता है साइंस लेने से। ऐसा ऐसा पूछे वाला सर पता नहीं चलेगा कहाँ से पूछ रहा है लोग, कहाँ से रिलेट होगा, कहाँ से यहाँ से आज ऑफिस से आएगा, अब यहाँ से वजह से डूब जाएगा उसमें। आप एक बेंच से पीछे अच्छा, यहाँ पे एक बात लिखना पड़ेगा कि अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। हाँ, छोटे सर 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 प्लीज सर, सर आज के लिए काफी है सर सर, समझ प्लीज नहीं सर आएगा सर अब। सर आओ सर प्लीज सर ना सर ये सर 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 इससे ज़्यादा और समझ नहीं आएगा सर। घुसा दे मुंह में उसके बाद। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ के आएंगे सर, बताएंगे सर आपको हम लोग। सर हम बता रहे हैं। सर अच्छा एक मिनट, अरे यार तो प्रॉब्लम हो गया। ठीक है सुनो, ये वाला क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ ये वाला देख के आना। हाँ सर ले सर, डिस्प्लेसमेंट करंट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट सर, पॉइंटिंग वेक्टर, स्टेट पॉइंटिंग स्ट्रेंथ। तो ये कौन सा इसी पीरियड में है? पीडीएफ में है। व्हाट इज पॉइंटिंग वेक्टर? ऐसे थे लोग, जब बच्चों को भी देंगे तुम भी ले लेगी। हाँ, सबसे पहले तो तुम लोग लूटोगे, हम लोग तो पीछे क्या हो। हाइड्रोजन है? हाँ, अब वहाँ बोल रही है ओह। ठीक है तो तुम लोग नीचे बोलो, बाहर में बोलो, सर के सामने क्यों चिल्ला रहे हो? डिस्क्राइब सर के सामने खा सकते हैं। खाना तो गुना से अरे सर अरे हर समय खाना एक मिनट और सर। मैडम जी बोलिए। क्या ही ए, अरे यार सबको बोलने देना, सबको बोलने देना। सर इस चाइनीज का खाना ये टूट जाएगा, छोड़ इसको। ए, Wave हाँ, equation. सबको बोलने देना। wave equation from Maxwell's equation। सर देखिए खुसुर कर रही है, हम लोग को बोलने नहीं दे रही है। ये तो बहुत मारी, हट यहाँ से। एक सेकंड ये वाला लिख लो थोड़ा सा, और ये वाला लास्ट क्वेश्चन। गजब मारपीट करता है लेकिन। शो दैट मजा आता है। ये काम करना, दो शादी करना, दोनों वाइफ लड़ेगी। इक्वल्स टू तुम्हारा मुंह में घी शक्कर। मतलब तुम कारवां नहीं करेगा। ये सब नहीं बोलते हैं। छी। वो शादी करेगा। क्या हुआ? खत्म।
So that अल्लाह k dot e h equals to 0 and k dot e equals to 0 कहाँ से जगदल में और कहाँ पे तुम्हारे घर कल्याणी में कच्चा पड़ा था जगदल में कहाँ का क्वार्टर है बहुत अमीर है अपना पैसा हर जगह काम करे ये मुझे मैं बेसिकली जगदल से हूँ एक स्टेशन के पास ही है राइट साइड पारदी स्टेशन के राइट साइड पर है घर एक कांगीदारा में ढूंढ रहा स्टेशन जो है ना राइट ये वाला साइड एक सेकंड ये जो लास्ट क्वेश्चन है अच्छा ये जो क्वेश्चंस है एक सेकंड यस सर ये जो क्वेश्चंस है ये क्वेश्चंस इस टॉपिक के लिए जो लास्ट टॉपिक था उसके लिए इंपॉर्टेंट है डिस्प्लेसमेंट करंट पहली बार आ चुका है देखना डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वो d जो है JD इक्वल्स टू del t उसमें d जो है वो डिस्प्लेसमेंट करंट है अब क्यों d को डिस्प्लेसमेंट करंट कहा जाता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है बट इट इज नॉट एक्चुअल करंट बट ये क्योंकि एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है इसका चेंज इसलिए इसको करंट कहा जा रहा है ठीक है कैपिटल जो d वेक्टर है तो ये वाला लिखना पड़ेगा देखना ये जो पार्ट के पीछे लिखा है स्टेट पॉइंटिंग थ्योरम एक फार्मूला के साथ उसका थ्योरम लिखा है प्रूफ देखने की जरूरत नहीं है सिर्फ स्टेटमेंट ओनली स्टेटमेंट नो प्रूफ करने की जरूरत नहीं अब प्रूफ अगर आ गया तो छोड़ देना कुछ करने की जरूरत नहीं ठीक है बहुत बड़ा है सिर्फ स्टेटमेंट देखना पूरा इक्वेशन याद रखना और उसके एंड में भाग पॉइंटिंग वेक्टर क्या है पॉइंटिंग वेक्टर ऐसा एक चीज है E क्रॉस H पॉइंटिंग वेक्टर है S इक्वल्स टू E क्रॉस H जिसको हम कहते हैं पॉइंटिंग वेक्टर इसे कोई पढ़ना है 2 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है ठीक है अब ये वाला इंपॉर्टेंट है वेव इक्वेशन जो है देखना एक वेव इक्वेशन को लाया है मैक्सवेल इक्वेशन से देखना एक बार है मतलब वेव इक्वेशन इन फ्री स्पेस वो वाला पार्ट करना है वेव इक्वेशन सॉल्व करना है और उसमें वेव इक्वेशन से ये दोनों चीज प्रूव करना है k डॉट h जो है 0 होगा और k डॉट e 0 होगा ये दोनों प्रूफ देखना है यही क्वेश्चन अल्टरनेट फॉर्म में आ सकता है कि सो दैट ये वेव इज ट्रांसफर तो क्या कौन सा है ये वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अब देखो एक चीज में ठीक है ये वाला लिख चुके हो क्या ये लिख लियो क्या सब लोग हां सर अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये वाला पिछली बार आया था सेकंड क्वेश्चन यहां से आया था सो दैट ये वेव इज ट्रांसवर्स कैसे तुम लोग प्रूफ करोगे ट्रांसवर्स देखो जहां पे वेव प्रोपागेट करता है वेव का डायरेक्शन बराबर k वेक्टर रहता है जो k वेक्टर है किसी भी वेव का उसका डायरेक्शन वेव के वेलोसिटी के बराबर रहता है ठीक है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरह से वाइब्रेट करता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन है एसी की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री एंगल में मतलब इस प्लेन में वाइब्रेट करता है मैग्नेटिक फील्ड ये है H इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है और वेव जो जा रहा है इस साइड में तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो k वेक्टर से परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर हुआ तो क्या होगा k डॉट e 0 होगा और अगर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी परपेंडिकुलर है k से यानी k डॉट h 0 अब ट्रांसवर्स वेव का यही आइडिया है कि जो वेव का जो वाइब्रेशन होता है वो वेव के डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन से 90 डिग्री में होता है तो अगर तुम ये दोनों दिखा सकते हो कि k डॉट h इक्वल्स टू 0 और k डॉट e इक्वल्स टू 0 यही प्रूव करता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो एक ट्रांसवर्स वेव है तो ये वाला क्वेश्चन पिछली बार आया था इस बार भी आ सकता है आएगा सर कल्याण यूनिवर्सिटी वाला बहुत लालची है हाँ आलसी ले ठीक है तो पॉइंटिंग वेक्टर इंपॉर्टेंट है पॉइंटिंग थ्योरम इंपॉर्टेंट है प्रूफ देखने की जरूरत नहीं सिर्फ जो थ्योरम है फार्मूला और क्या फार्मूला क्या बोल रहा है सिर्फ वही ठीक है वेव इक्वेशन और ये ठीक है हो गया ओके अच्छा 1 मिनट